नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम व्याकरण का इंट्रोडक्शन अभी पढ़ रहे हैं। व्याकरण का परिचय हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा, और अब हम अपने मेन टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपका वाक्य विचार, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि व्याकरण आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, आपको समझना होता है। और आपके जैसे कि अभी आप क्लास 10th में हैं, जो भी आपका अभी एग्जाम में प्रश्न आएंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित, वही आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रश्न आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी 10th क्लास की हिंदी व्याकरण। आपकी यहाँ पर वाक्य, आपके वाच्य, साथ ही आपके और भी बहुत सारे पद परिचय या व्याकरण से जुड़े हुए और भी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो आज सबसे ज्यादा मेन टॉपिक और सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो हमारा है वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले व्याकरण का परिचय पढ़ा, वर्ण विचार को समझा, शब्द विचार को समझा। अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम वाक्य विचार अपने टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिए हुए हैं और उन वाक्यों, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ वाक्य हैं जिनसे हमने अपने इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर सरल से जो ऐसे वाक्य लिखे हैं जो आपकी समझ में बिल्कुल क्लियरली आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं ये आपकी समझ में, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शब्द और पद, शब्द या पद, इनको आप पद भी कह सकते हैं, क्योंकि जब जैसे कि आपको पद परिचय हम आगे पढ़वाएंगे, पद परिचय आप पढ़ेंगे जिसमें आपकी सारी चीजें, संज्ञा से लेके, सर्वनाम से लेके, क्रिया से लेके, क्रिया विशेषण से लेके, या अव्यय शब्द से लेके, या काल से लेके, कारक से लेके, वचन से लेके, सारी चीजें, लिंग से लेके सारी चीजें आपकी क्लियर वहां पर होने वाली हैं। जो बच्चे भूल गए हैं, जिनको लगता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, आपके लिंग, वचन, पुरुष, ये सारी चीजें, कारक, ये सारी चीजें जिनको समझ में नहीं आती हैं वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पद परिचय। ये पद परिचय क्या होता है, ये पद क्या होता है, वो अभी आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी शब्द को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी भी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है। वाक्य में आते ही वो शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, इसीलिए उसको पद कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में उसको पद कहा जाता है। तो ऐसा शब्द या ऐसा पद मिलकर, शब्द या पद मिलकर आपस में ऐसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है। अमित विद्यालय जाता है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर समझने में नहीं है। वाक्य को, शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं कि सीता अच्छी लड़की है, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो ये हम यहाँ पर हमने क्लियर किया कि ऐसे शब्द समूह का निर्माण जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, वाक्य को कंटिन्यू करेंगे, वाक्यों के घटकों को जानेंगे, वाक्यों के भेदों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा वाक्य की लिखेंगे। बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, समझ नहीं आता है, पूछ लेना है। परिभाषा, किस चीज की परिभाषा लिख रहे हैं? परिभाषा किस चीज की लिख रहे हैं?
वाक्य विचार की या वाक्य की परिभाषा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, परिभाषा है वाक्य की। तो देखिए, शब्दों के उस समूह को, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई भी बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई भी बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का समूह, अर्थात सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, जो कि एक अपेक्षित अर्थ प्रकट करता है। लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। शब्दों के उस समूह, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है, स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात क्लियर, जिससे कोई भी बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। वाक्य की परिभाषा हमने समझ ली कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है, वह अर्थात या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। अब देखिए, वाक्य हमने समझ लिया, वाक्य हम समझ गए। अब इसमें एक और आपका टॉपिक आता है, उपवाक्य। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उपवाक्य को समझेंगे, क्योंकि वाक्य के अंतर्गत ही आता है आपका ये टॉपिक, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य देखिए, कब क्या होता है, जिन क्रियापदों से, वाक्य में जिन क्रियापदों से, जब आप वाक्य लिख रहे होते हैं तो जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है। एक वाक्य है, एक वाक्य जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा अर्थ प्रकट होगा, लेकिन कई बार वाक्य में
छोटे छोटे उपवाक्य भी होते हैं जिनसे आंशिक भाव प्रकट होता है, यानी कि जिनसे थोड़ा बहुत भाव हमें पता चलता है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे उपवाक्य के भेदों को हम जानेंगे। जिन क्रियापदों से, फिर पद शब्द का प्रयोग हुआ है, आंशिक भाव व्यक्त होता है। जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। क्लियर? देखिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखेंगे, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसी समय पूछेंगे, चैट के माध्यम से, डायरेक्टली क्लास में हैंड रेज करके, या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके। तो जिन क्रियापदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। आंशिक भाव जिनसे व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे जैसे आता है आपका, यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे वाक्यांश यानी कि जिनसे आंशिक रूप से भाव प्रकट होता है, यानी कि पूर्ण रूप से भाव प्रकट नहीं होता। यदि मैं जाता, तो देखिए पूर्ण रूप से कोई भी चीज हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। इसी तरह से यदि वह लिखता, तो पूर्ण रूप से कोई भी चीज हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। तो आंशिक भाव जिससे प्रकट होता है उसको कहते हैं उपवाक्य। अब उपवाक्य के भी भेद होते हैं, टाइप्स होते हैं। उपवाक्य के भेद, उपवाक्य के भेद। तो उपवाक्य के दो भेद होते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब उपवाक्य हमने समझ लिया कि वाक्यांश जिनसे आंशिक रूप से भाव व्यक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वाक्यांश जिनसे आंशिक रूप से भाव व्यक्त होता है उसको उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। क्लास में 10 बार पूछिए, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको काम आने वाली हैं। ये सारी चीजें ही आपके
सिलेबस में पूरी यही आने वाली हैं। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमने कहा उपवाक्य क्या होता है, क्लियर कर दिया। अब उपवाक्य के भेद, दो भेद, प्रधान उपवाक्य और आंशिक आश्रित उपवाक्य। अब पहले प्रधान उपवाक्य को समझेंगे, उसके बाद आश्रित उपवाक्य को समझेंगे क्या होता है। नंबर 1, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य देखिए, अब प्रधान की बात हो रही है, प्रधान यानी कि मेन, जो मेन आपका उपवाक्य है। तो क्या होता है कि पूरे वाक्य से अगर हम इसको अलग अलग भी कर दें, क्योंकि ये मेन है, अगर हम इसको पूरे वाक्य से अलग भी लिख दें तब भी ये क्या होता है कि ये किसी और पर आश्रित नहीं होता है, यानी कि ये किसी और पर आश्रित नहीं होता है, ये अपना अर्थ, ये किसी और पर आश्रित नहीं होता है और इसका अर्थ, इसका अपना ही अर्थ होता है, इसका अर्थ किसी और पर आश्रित नहीं होता। ये आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अधूरा है या किसी और वाक्य पर डिपेंड है, किसी और पद पर डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए, यानी कि जिसको हम पूरे वाक्य से अलग भी लिख दें और जिसका अर्थ दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे आप कहते हैं प्रधान उपवाक्य। ठीक है, एग्जाम्पल आप फिर समझेंगे, एक बार आप आश्रित उपवाक्य को समझ लीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य क्या होता है? आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। देखिए क्लियर हो गया। आश्रित यानी कि डिपेंड होना, दूसरे पर डिपेंड होना। तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना, यानी कि जो प्रधान उपवाक्य के बिना आपको पूरा अर्थ नहीं दे सकता, आप जब तक प्रधान उपवाक्य को नहीं पढ़ेंगे तो आप आश्रित उपवाक्य का अर्थ नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उसको आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। सकता, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और जैसे कि जो हमारा प्रधान उपवाक्य है ये किसी भी वाक्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे अधिक उपवाक्य माना जाता है प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और जो आश्रित उपवाक्य होता है ये प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण, दोनों को यहाँ पर समझ लेंगे। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो देखिए अब यहाँ पर जो ये वाक्य है हमने यहाँ पर क्लियर करना है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य में हमने कहा कि जिसको अगर हम अलग भी लिख दें, तो उसका अर्थ दूसरे पर आश्रित नहीं होता। और आश्रित जो प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। तो हमने एग्जाम्पल लिखा, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो यहां पर मैं नहीं जानता, ये आपका है प्रधान उपवाक्य। क्योंकि अगर आप इसको अलग भी लिख दोगे, मैं नहीं जानता, तो देखिए ये तो किसी चीज का भी अर्थ हो सकता, किसी भी बारे में बात हो सकती है। मैं नहीं जानता, ठीक है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं हो रही है इसको समझने में, मैं नहीं जानता। लेकिन आगे देखिए कि वह कैसा आदमी है, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। कैसा उपवाक्य है? आश्रित उपवाक्य। ये किस पे डिपेंड है? ये आपके प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है, इसीलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहा। और इसका जो अर्थ है ये अपने प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो देखिए कि वह कैसा आदमी है, कोई भी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं समझ में आ रही कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब हम इसको प्रधान उपवाक्य के साथ पढ़ते हैं, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, तो अब हमें पूरा वाक्य अलग अलग क्लियर हो रहा है।
तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य और उपवाक्य ये आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब सबसे मेन टॉपिक आता है, आप साथ के साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हिंदी व्याकरण में आपको केवल रटने से काम नहीं चलता, आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको उपवाक्य क्लियर हो चुके हैं। अब हम सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं वाक्य के, वो है वाक्य के घटक। वाक्य के घटक, देखिए घटक या अंग भी इसको कह सकते हैं, पार्ट्स। ठीक है, वाक्य में कितने भाग होते हैं, घटक भी कह सकते हैं, अंग भी कह सकते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग यानी कि पार्ट्स। तो कितने भागों में बांटा गया है वाक्य को? देखिए, वाक्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। वाक्य के मुख्यतः 2 घटक या अंग होते हैं। वाक्य के अंगों की बात की जा रही है, पार्ट्स की बात की जा रही है। तो वाक्य के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से 2 घटक होते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य तथा विधेय, पहले 2 अंग हैं मुख्य रूप से, उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य की बात की जा रही है। अभी तक हमने उपवाक्य के बारे में जाना, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के बारे में जाना। तो ये तो उपवाक्यों की बात हुई, लेकिन हम यहाँ पर वाक्य के अंग बता रहे हैं कि वाक्य में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने घटक होते हैं। तो दो मेन घटक होते हैं यहाँ पर वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए, उद्देश्य को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्या होता है ये उद्देश्य? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। जब भी आप वाक्य में, जिस भी वाक्य में आप जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। जो कहा जाता है वो नहीं कहा जाता उद्देश्य, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में, जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, उद्देश्य कहलाता है। जिस भी व्यक्ति वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। तो कौन कहलाता है उद्देश्य? व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान उदाहरण से आपको ये क्लियर करूंगी। राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी, एक बार में समझने वाला उदाहरण। राम बाजार जाता है, तो राम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है वो व्यक्ति कौन है? वो है राम।
ठीक है, तो राम बाजार जाता है, तो इस वाक्य का उद्देश्य राम है, क्योंकि राम के बारे में बात की जा रही है। राम बाजार जाता है, राम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर राम आपका उद्देश्य है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अपने वाक्य का इंट्रोडक्शन कर लिया है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य में उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, ये हमने जान लिया है। और साथ ही हमने आगे वाक्यों के घटक या वाक्यों के अंगों को पढ़ना भी शुरू कर दिया है। तो आज के सेशन में हमने जितना भी पढ़ा है, इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, जरूर एक बार इसको पढ़ें और अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।